नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 7 अगस्त और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो बेसिकली ये करंट आपको कराया जाता है डेली मॉर्निंग में 8 AM पे, दरअसल ये स्पेशली यूपी पीसीएस, इसके साथ साथ में जो आपका यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम है उसके लिए है। साथ ही साथ में अगर आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होंगे, किसी भी स्टेट का पीसीएस, तो उन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में अगर आप कोई वनडे एग्जाम देते होंगे किसी भी स्टेट का, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और इसके साथ साथ में आप लोग को पता होगा कि ये जो करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है इसमें न सिर्फ आपको जो है जो आपके टॉपिक डायनेमिक होते हैं अर्थात करंट अफेयर्स के होते हैं वो कराए जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ में आपको जो है जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो भी कराए जाते हैं। साथ साथ में मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आपसे की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई सारी चीजें जो है आपको डेली दी जाती हैं। आप लोग को पता होगा टास्क मैं डेली देता हूं, कहता हूं कि आप लोग उसको पूरा किया करिए। तो टास्क की कॉपी हमने आपको ऑलरेडी बनाने के लिए कहा है। साथ ही साथ में हमने आपसे जो है अलग से एक एस्से की कॉपी भी बनाने के लिए कहा है, जहां पर मैं आपको प्रश्नों को देता हूं, यानी मुख्य परीक्षा के और साथ ही साथ में एस्से के क्वेश्चन को, साथ ही में एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीजें जो है डेली आपको कराई जाती हैं। इनका अभ्यास आप लोग लगातार करते रहिए, समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करते रहिए। और डेली सुबह जो है 8 AM पर जिस तरीके से आप लोग अपना दैनिक नित्यक्रम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी हैबिट में ये डाल लीजिए कि मुझे सुबह उठ करके 8 AM पर करंट अफेयर्स देखना है, या जब भी आपको समय मिले तब देखना है। इसके अलावा आप लोग सुबह उठिए या रात में सोने से पहले अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए अगले दिन को, कि अगले दिन मुझे इन चीजों को जो है पूरा करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और जब वो टारगेट आपका फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए, तब उसके बाद आप अपने आप को कुछ इनाम दें या कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म अपने गोल को जो है निर्धारित करें कि इतने समय में मुझे इतना चैप्टर फिनिश करना है, इतने समय में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में मुझे इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर खत्म करना है, इस विषय को खत्म करना है। और फिर उस टारगेट को जो है पूरा करने के लिए अपनी शक्ति लगाइए। टारगेट पूरा हो जाए तो अपने आप को जो है खुद से इनाम दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। निश्चित रूप से आपको फायदा इससे मिलेगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करते रहिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई जो आपसे कहनी थी। अब हम लोग आते हैं आज के सीधे करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले हम लोग फटाफट क्या काम करेंगे, रिवीजन करेंगे। यानी कि जो हम लोगों ने कल करंट अफेयर्स किया था, तो फटाफट आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए, मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूं, अपने मन से इसको सोचिए कि क्या आपको उसका उत्तर आता है या नहीं आता है, या फिर अपने सामने कॉपी और पेन को रखिए, जो प्रश्न मैं बोलूंगा उसका उत्तर वहां पर लिख के देखिए, या फिर साथ ही साथ में जो है आप जो आगे के हम पॉइंट्स को बताएंगे वहां पर भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को यानी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप लोग क्लिक करिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए उसके माध्यम से, और पीडीएफ जो इसकी रहती है डेली की, वो आपको रात में 9 बजे मिल जाया करेगी, ठीक। चलिए, हाँ, एक बात और, जो आपका यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स चलता है उसकी पीडीएफ फिलहाल नहीं मिलेगी आप लोग को। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको समझाया था कि कुछ चीजें स्वयं से करना सीखिए, ठीक है। हर बात पे जो है पीडीएफ जो है मिल जाए आपको, ऐसा करना जो है सही नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद से कलम नहीं चलाओगे तब तक आपको फायदा फिलहाल पीसीएस में तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। तो हाल ही में पश्चिमी घाट के कितने वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को दरअसल संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? किसने? केंद्र सरकार ने। कौन सा एरिया है कि मतलब, तो वो है पश्चिमी घाट का एरिया। और टोटल एरिया कितना किया गया है? तो 56,800 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को, लगभग इससे प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। यानी कि वो क्षेत्र सेंसिटिव जोन में रहेगा, अर्थात वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य या कुछ अन्य गतिविधियां जो है नहीं हो पाएंगे, जिससे वहां पर क्या हो, जैव विविधता क्या हो, जो है जैव विविधता खत्म हो या उसको जो है नुकसान हो, ठीक। इसके अलावा 32वें अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? मैंने आपको कल समझाया था और इस पर मैं ऑलरेडी 2 प्रश्न बना चुका हूं, और मैंने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि जो अभी 32वां अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन जो हो रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, बताना है आपको कि इसकी थीम क्या है। तो थीम है
संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? वो कौन सा देश है? तो वो देश दरअसल आपका प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा देश कौन सा है? भारत है, जिसको आप लोग जो है कई अन्य नामों से भी जानते हो, जैसे कि इंडिया हो गया आपका नाम। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की 84 वर्ष की आयु में दरअसल इनका निधन हो गया है। उनका संबंध किससे था? तो वो दरअसल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त किया था। इसके अलावा हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा, और अमित शाह क्या हैं? अमित शाह आपके क्या हैं? गृह मंत्री हैं, साथ साथ में आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। और हमने आपसे एक बात कहा था परसों नरसों कि बताइए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, तो बताइए हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया गया है। ध्यान से समझिएगा इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। यह प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया पीसीएस में, ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, चलिए आगे। और हथकरघा उद्योग को वर्तमान सरकार काफी ज्यादा क्या कर रही है? प्रोत्साहन दे रही है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हथकरघा जो होता है इसमें जो है आपके शॉर्ट नोट्स इस पर लिखने के लिए आ सकता है कि किस तरीके से सरकार हथकरघा उद्योग को दरअसल बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस होता है इसके परिप्रेक्ष्य में दरअसल जो है क्या क्या सरकार इस पर कार्यक्रम चला रही है, और इसके बढ़ोतरी पर अर्थात इसका जो ग्रोथ अगर होगा राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग का, तो उससे क्या फायदा होगा, ये जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग हथकरघा उद्योग के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 52वां राज्यपालों का सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। इसके पहले लास्ट टाइम हमने आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा था कि बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसका जो है डिटेल्स में उत्तर दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त। अच्छा, कल आप लोग की कुछ क्वेरीज थी, उसको मैं अभी यहां पर बता देता हूं। कल कई लोगों ने प्रश्न पूछा था बेसिकली कि सर जो एक लोगों ने पूछा था कि करंट की मैगजीन उनके यहां पर नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो वो क्या कोई और मैगजीन ले या ना ले, क्या कैसे करें? यानी कि जो मैं कराता हूं क्या वो सफिशिएंट होगा? बिल्कुल, जितना मैं कराता हूं अगर उतना आप करोगे, फिर से मैं कह रहा हूं जितना पीडीएफ में रहता है उतना नहीं, बल्कि जितना मैं और बताता रहता हूं प्लस प्लस, है ना, कि ये टास्क ऐसा पढ़ लेना, वैसा पढ़ लेना, इन सारे बिंदुओं पर अगर ध्यान दोगे तो जितना मैं कराता हूं उतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे पर ही आप भरोसा करो, डिपेंड हो जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपके साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं। हाँ, लास्ट में जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके पहले अगर कोई मैगजीन आएगी तो आप उसको क्या करिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा, आप अपनी सांत्वना के लिए। बाकी जो मैं करा रहा हूं लगभग आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो कोई एक मैगजीन आप लोग जो है लास्ट में एग्जाम के पहले वार्षिक जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा, या फिर लास्ट में जो है एग्जाम के पहले जो है आपको कई सारे वीडियो डिकोड एग्जाम के माध्यम से दिए जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको पता होगा किसी डिकोड एग्जाम पर दिवाकर सर के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे, यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स और बाकी चीजें और भी कराई जाती हैं, प्लस सीओम सर भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स कराते हैं। इतना सब कुछ कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता है। बाकी अपनी सांत्वना के लिए लास्ट में एक कोई मैगजीन वार्षिक वाली आएगी तो आप ले लीजिएगा, अगर मिल जाती है तो, अगर नहीं मिलती है आपको वहां पर, ठीक है, वैसे ऑनलाइन आ जाती है, अगर फिर भी नहीं आती है तो फिर आप जो है ये इतना कर लीजिएगा। हाँ, अगर किसी का जो गांव या घर जो भी है बहुत ज्यादा जो है उसमें है, यानी कि जहां पर चीजें नहीं हो पाती हैं सही से, तो वो लोग घटना चक्र से जो है ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो लास्ट में मैगजीन आती है। ठीक है, पढ़ लेना, बाकी ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया गया है, यह आपको बताना है अभी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय भूस्खलन, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, इसकी संख्या बहुत बढ़ रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लैंडस्लाइड्स की समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी हुई है।
तो अभी भूस्खलन के कारण जो है एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या किया गया है, डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। वो कौन सा प्लेस है आपको बताना है, लाहौल स्पीति, कानपुर, ऋषिकेश या लद्दाख। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति, अर्थात हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में क्या किया गया है, जो है डॉपलर रडार लगाने की जो है बात कही गई है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा भूस्खलन आया हो और साउथ के एक राज्य में और भूस्खलन आया है। वो राज्य कौन सा है आपको बताना है, जहां पर काफी ज्यादा लोग जो है एक्सपायर हो गए थे, करीब करीब 135 प्लस लोग एक्सपायर हो गए थे और व्यापक स्तर पर जो है काफी ज्यादा हानि वहां पर हुई थी। तो बताना है वो स्टेट कौन सा है, इस पर मैंने प्रश्न आपको कराया हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी हम लोग व्याख्या को। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया जा रहा है, अर्थात मौसम का पता लगाया जाएगा कि दरअसल यहां पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, जब मौसम की जानकारी हो जाएगी तो अगर बड़ा खतरा को दिखाई देगा तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां से लोगों को किसी अन्य जगह पर क्या किया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। ऐसे में जो आपदा आने वाली होगी उससे जो है काफी बड़े स्तर पर हम उसमें सुधार ला सकते हैं, जिसको हम लोग प्री मिटिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपदा से पहले आप चीजों को मिटिगेट कर ले रहे हो, ये अपने आप में क्या होता है, जरूरी होता है। हमने आपको एक दिन प्रश्न दिया था आपदा क्या होती है और इसके लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपदा क्या होती है या आपदा क्या है, ठीक है, ये आपके एस्से के लिए भी अर्थात निबंध के लिए भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चाहे आप समीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। उसके पहले आपके लिए टास्क है कि बताइए भाई साहब आप लोग कि अभी मुख्यमंत्री कौन है, कहां के, हिमाचल प्रदेश के, और राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न हमने आपको कराया था अभी हाल फिलहाल में, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। आप जो है जब कमेंट में उत्तर दीजिएगा आपने तो वहां पर साथ में इन दोनों का नाम आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, बाकी हम कुछ एक फैक्ट और देख लेते हैं यहां पर। तो राजधानी हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है। विधानमंडल 1 सदनीय है। लोकसभा सीट कितनी है, 4 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 3 है। ध्यान से इसको देख लो। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपके वहां का जो विधानमंडल है वो पूछ लेता है कि 1 सदनीय है, द्विसदनीय है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय है, अर्थात यहां पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद क्या है, दोनों है। और विधानसभा विधान परिषद क्या होती है, जिस तरीके से केंद्र के स्तर पर हर संसदीय स्तर पर लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार के स्तर पर विधानसभा निम्न सदन होता है, जबकि वही संसदीय प्रणाली में अर्थात केंद्र सरकार के स्तर पर उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद होता है। ठीक, बात समझ आ गई। केंद्र में इसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, जबकि राज्य में विधान मंडल बोलते हैं। विधानमंडल के 2 भाग कौन कौन से, विधान सभा और विधान परिषद। बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की गई है। यह अच्छी योजना है अपने आप में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहां पर योजना शुरू की गई है। ए ऑप्शन है आपका असम, बी मेघालय, सी झारखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताइए। दरअसल तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात झारखंड में अभी क्या हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में दरअसल जो झारखंड राज्य की जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपए जो है दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, ताकि वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और आपको पता होगा महिलाओं को जब वो बेरोजगार होती है तो उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए वो समाज में जो है मुख्य धारा से जुड़े, इनके लिए झारखंड सरकार ने इस पहल की अर्थात मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की है। ध्यान से इसको समझिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट। तो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री मैया योजना के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो इस योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा गरीब एवं वंचित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा। कितना, 1000, अर्थात सालाना कितना हो गया, 12000 रुपया। रुपया 12000। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ध्यान से एक बात सुनना कि एक जो पैसा होता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज होती है, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर उनके पास आर्थिक दृष्टि से अगर वो मजबूत नहीं होती हैं तो उनका एक व्यापक स्तर पर क्या होता है, शोषण होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि महिलाओं को अर्थात फीमेल्स को अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी समाज उनका शोषण करता रहेगा। खासकर उनके परिवार वाला ही, उनके फैमिली मेंबर्स ही करते हैं, बाकी का तो आप बात छोड़ दीजिए। ठीक है,
धोखा देने वाले, आपके साथ गलत करने वाले कोई गैर इंसान नहीं होता, आपका अपना होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, नहीं तो पेरेंट्स का क्या है, वो तो बस हाय शादी हाय शादी हाय शादी, उनका बस बोलबाला यही रहता है कि जैसे बेटी हो, बड़ी ना हो, 19 साल की ना हो, शादी करने के लिए तुरंत वो रेडी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप अपने लिए लड़ना सीखिए, अपने लिए जो है आगे बढ़ना सीखिए, चुनौतियों से लड़िए, संघर्षों से आगे बढ़िए और अपने आप को कामयाब बनाइए ताकि जो विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, वो चरितार्थ हो पाए। और उसके लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कई बार कहता हूं, उसके लिए सरकार, समाज या कोई पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। विमेन एम्पावरमेंट स्वयं स्त्रियां अपने लिए काम कर सकती हैं, वो अपने लिए लड़ें, अपने लिए, अपने मुद्दों के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए वो मुखर हों, तभी जाकर के विमेन एम्पावरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो, यानी कि जिसको हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, वो हो पाएगा। ठीक है, तो लड़िए और जीतिए अपने लिए, अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, अपने जो है समाज, बेहतर समाज के लिए। ठीक है, ये मेरा आपके लिए क्या है, ऑल द बेस्ट है। चलिए, क्योंकि चुप रहेंगे अगर आप लोग तो समाज आपको हमेशा दबाएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक, चलिए झारखंड के बारे में। अब एक बात यह भी कि बगावत भी नहीं कर देना है ना, कि पेरेंट्स से बगावत कर देना है, लेकिन अपनी बातों को रखना सीखिए आप लोग। कई बार मैंने देखा, मेरे पास कई बार कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर प्रॉब्लम्स हो रही है शादी को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर, पढ़ने बाहर नहीं दिया जाता है, बहुत सारी समस्या आती हैं। ये इसीलिए होती है क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो, है ना। आप अपने सपने के लिए जीना तो सीखो कम से कम, है ना। अगर आज अपने लिए नहीं खड़े रहोगे तो कल को आपके लिए कोई नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, आपको तो माता पिता का घर छोड़ देना है, फिर जहां जाओगे क्या वो लोग साथ देंगे, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने को जो है थोड़ा सा स्टैंड करिए और निर्णय लेना सीखिए, मजबूत निर्णय लेना सीखिए, क्योंकि आज समाज में महिलाओं की भागीदारी का होना जो है बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है झारखंड के बारे में। स्थापना वर्ष क्या है, 15 नवंबर 2000, याद रखिएगा इसको। राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार है, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 से। ठीक है, राज्यपाल दरअसल क्या होता है, केंद्र सरकार का एक तरीके से नुमाइंदा होता है, केंद्र सरकार का क्या होता है, एक तरीके से उनका एक केंद्र बिंदु होता है। खैर छोड़िए, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए झारखंड के बारे में। और आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट के बारे में कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो है किसी पर्टिकुलर राज्य की स्थापना कब हुई थी, वहां के राज्यपाल कौन से हैं, वहां के विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वहां की लोकसभा सीटें कितनी, वहां की राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ में कोई भी स्टेट अगर खासकर चर्चाओं में है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम आप देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जो स्टेट है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ए ऑप्शन 2 से 5 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, 7 से 10 अगस्त या फिर 10 से 15 अगस्त। तो ये दरअसल जो विश्व स्तनपान सप्ताह होता है ये अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका उत्तर। और स्तनपान जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कई सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं, कई सारे जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो एक शिशु के लिए अर्थात एक बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2-3 दिन के बाद ही जो माता होती हैं, जो यानी कि जो महिलाएं होती हैं, अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, ये बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, इस भौतिकतावादी समाज में महिलाएं कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि चीजें वहां पर गड़बड़ हो जाती हैं। आजकल तो सरोगेसी जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं। और स्तनपान ना कराने की वजह से कई बार क्या होता है, जो शिशु का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो रुक जाता है और कई प्रकार के डिजीज जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो बच्चों को लग जाती हैं। फिर आप लोग हाय तबाह मचाते हो बाद में, है ना। ये एक बात ध्यान रखना, स्तनपान जो है एक बच्चे के लिए बहुत नेसेसरी होता है, इसको हमेशा गांठ बांध लेना। कई बार क्या होता है, महिलाएं, क्योंकि आजकल जो कामकाजी दुनिया हो गई है ना, हर लोग जॉब पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, माँ जो है बच्चे को घर पे छोड़ के चली जाती है, पूरे दिन बाहर रहती है और पूरे दिन जो है उसका विकास उस रूप में नहीं हो पाता है, यानी कि ना मूल्यों का विकास हो पाता है, ना यानी कि जो उसका एक डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाता है। साथ साथ में उसका मानसिक जो विकास होता है, शारीरिक जो विकास होता है, वो भी रुक जाता है, क्योंकि माँ बच्चे से दूर रहती है। तो ना स्तनपान हो पाता है, ना कई अन्य गतिविधियां हो पाती हैं। खैर, ये सब
क्या ही किया जाए इसके लिए। लेकिन फिलहाल आपको जानना जरूरी है कि विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है, और स्तनपान अपने आप में एक शिशु के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, थीम क्या है इसकी? थीम है अंतर को क्या करना, कम करना और सभी के लिए स्तनपान समर्थन। ये इस वर्ष की क्या है, थीम है, जो आपके लिए जानना क्या है, जरूरी थी। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा एक शब्द अभी मैंने यूज किया था, क्या, सरोगेसी, ठीक है। और अब आपको बताना है भाई साहब सरोगेसी क्या होता है। टास्क पहला है आज आपका, क्या, सरोगेसी। कई बार यह चर्चाओं में रहता है, विवादों में रहता है। सरोगेसी क्या है? सरोगेसी अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर जो हमने आपको टास्क वाली कॉपी के लिए कहा था बनाने के लिए, उसी में से सरोगेसी को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सरोगेसी आपके यूपी पीसीएस या यूपीएससी या किसी अदर स्टेट पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो आरओ वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग भी ध्यान रखिएगा, सरोगेसी आपके एसए के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। सरोगेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा वियतनाम को कितना ऋण देने की घोषणा की गई है? यह बहुत जरूरी है, और आपको पता होगा कि वियतनाम के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत देश की यात्रा पर थे। तो बताना है आपको कि कितना ऋण देगा भारत दरअसल इनको, वियतनाम को। $200 मिलियन, $300 मिलियन, $400 मिलियन, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात $300 मिलियन। आपको पता है अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य में करीब करीब 8 से 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें से कई महत्वपूर्ण मुद्दे आपके लिए जरूरी हैं। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, ठीक है। देखिए आप व्याख्या इसके देखिए, तो हाल ही में भारत द्वारा वियतनाम को $300 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, किसके बारे में, वियतनाम के बारे में। यहां लिख लीजिएगा, रह गया ये, वियतनाम के बारे में, ठीक। चलो देख लो इसको। तो इसके उत्तर में चीन है, मैप नहीं लगाया है, मैप आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके उत्तर में क्या है, चीन है, उत्तर पश्चिम में लाओस है, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया है, और पूर्व में क्या है, दक्षिण चीन सागर है। ये सब नोट कर लिया करो, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहा करो। ये सब कई बार क्या होता है कि जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा करता है तो वो जो देश होता है चर्चाओं में हो जाता है, और वहां के बारे में कई बार जानकारियां आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट आप लोग जो है नोट डाउन कर लिया करो, ये नहीं कि बस गोलगप्पे जैसे बैठे रहा करो, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री कौन है यहाँ, फॉर्म मिन चिन है, कहीं कहीं पर मिन लिखा रहता है, कहीं पर मिन लिखा रहता है, ठीक है, फॉर्म मिन चिन, आप जस्ट इसको याद रखना। राष्ट्रपति कौन है, टू लैम है, राजधानी क्या है, हनोई है, और करेंसी क्या है यहाँ की, वियतनामी डोंग है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में दरअसल ये पूछ ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये एक समझौता है जो वियतनाम के साथ किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 9 समझौतों में से एक समझौता यह भी है भारत सरकार का वियतनाम के साथ में, ठीक, याद रखिएगा इसको। और बाकी कई और अन्य मुद्दे हैं जिन पर जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, किसके साथ में, वियतनाम के साथ में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है, और यह परिसर गुजरात के लोथल में विकसित किया जाएगा। यह फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, गुजरात के कहां पर, लोथल में, ठीक। चलो बाकी वियतनाम के बारे में अभी हमने जस्ट आपको बताया ही पॉइंट सारे। नाउ नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है? आपको बताना है 5,000, 6,000, 7,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5,000 रुपए प्रतिमाह। कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा, 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो युवा कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ताकि वो खेल में आगे बढ़ें और ओलंपिक जैसे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेमों में पार्टिसिपेट करके देश के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, ठीक। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। संस्कृति मंत्रालय विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य रूपों, स्वदेशी कलाकृति और
अन्य पारंपरिक कला रूपों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना। यानी कि जो भी कला होते हैं, जो भी अन्य चीजें होती हैं, वहां पर क्या हो, उनका प्रोत्साहन हो सके। और इसके लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सम्मेलन होते हैं, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें दरअसल भारत की युवा वहां पर उसमें पार्टिसिपेट करें और मेडल वगैरह जो भी होता है वो जीत के लेके आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 400 युवा कलाकार, क्या युवा कलाकार, ठीक है, सॉरी खिलाड़ी नहीं, कलाकार को 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 बराबर 6 मासिक किस्तों में 5,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और चयनित कलाकारों की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा, और उनका किसी संस्थान से कम 5 वर्षों तक प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण, यानी कि उनका 5 वर्षों के लिए जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, ऐसा क्या है कंडीशन रखी गई है कि ये 2-4 कंडीशन है, इन कंडीशन पर आप खरा उतरोगे तो आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमालिया की राजधानी क्या है भाई साहब, ठीक है, सोमालिया की राजधानी ए मोगादिशु या हरगेसा या गलकायू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोगादिशु। और सोमालिया क्यों भी चर्चाओं में है, क्योंकि सोमालिया में भी अभी हाल ही में आत्मघाती हमला हुआ है और जो है इससे क्या हुआ है, काफी लोग वहां पर क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए थे, इसलिए चर्चाओं में है। तो सोमालिया की राजधानी भाई साहब क्या है, मोगादिशु है। एक बात, चर्चाओं में क्यों, हमने आपको बताया कि आत्मघाती हमले में कई लोग क्या हुए हैं, मारे गए हैं वहां पर। दूसरा, सोमालिया के अगर बारे में हम बात करते हैं तो सोमालिया की सीमा क्या होती है, उत्तर पश्चिम में दरअसल जिबूती से मिलती है, पश्चिम में ये इथोपिया से और दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगती है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं सोमालिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट शिवरिश। क्या नाम है इसका, माउंट शिवरिश। भूगोल वाले यानी कि विश्व भूगोल वाले में ये पॉइंट आपका जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, आप हक्का बक्का रहते हो, अरे बाप रे, वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, पता नहीं कहां से एग्जामिनर पूछ लेता है, आयुक्त तो ऐसा हो गया है, आयुक्त तो बहुत वो हो गया है, आयुक्त का ट्रेंड बदल गया है, आयुक्त तो पता नहीं यूपीएससी फॉलो करने लगा है, आयुक्त तो वैसा कर रहा है, आयुक्त तो ऐसा कर रहा है। दुनिया भर के टीका टिप्पणी आयुक्त पर करोगे, अपने पर आप ध्यान नहीं दोगे कि आपने गलती कहां की है। मैं कई बार कहता हूं, कोई भी चीज अगर चर्चा में रहती है तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं इंटीग्रेटेड रूप में आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई देश चर्चा में है तो देश के पीएम कौन है, देश के राष्ट्रपति कौन है, देश के आसपास, उस देश के आसपास कौन कौन सी जो है क्या कहते हैं और देश शामिल हैं। इसके अलावा जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फेमस नदी कौन सी है, कौन सी ज्वालामुखी है वहां पर, ये सारे बिंदु आपको जानने होते हैं। आप पढ़ते नहीं हो, फिर कहोगे जी आयोग तो ऐसा है, आयोग तो वैसा है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, करंट पढ़िए तो सारे बिंदुओं पर आपको जो है नजर रखनी पड़ेगी। ठीक, याद रखिएगा। चलो, अब जैसे आपने सोमालिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट शिवरिश के बारे में पढ़ लिया, एक बार आपने जस्ट पढ़ लिया। अब अगर आपके एग्जाम में आएगा तो अगर आप एक बार पढ़े रहोगे ना तो माइंड आपका तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार हाँ यही हो सकता है, फट से लगा लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रटो इसको, लेकिन पढ़े रहोगे तो दिमाग में चीजें आपकी रहेंगी बराबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हर घर तिरंगा अभियान के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नियम में संशोधन किया है। ठीक है, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, ऑप्शन में ए है, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारतीय ध्वज संहिता 1948 है, या फिर सी ऑप्शन है भारतीय ध्वज संहिता 1948, या फिर डी ऑप्शन भारतीय ध्वज संहिता 2019। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में आप लोग को बखूबी पता होगा, यानी कि आप सभी लोग दरअसल क्या करते हैं, अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। और 15 अगस्त का दिन आने वाला है और आप लोग सभी लोग जो दरअसल अपने घरों पर तिरंगा को लगाइएगा। इससे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना क्या होती है, जागृत होती है और अपने आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या होते हैं, कहीं ना कहीं लॉयल होते हो। ठीक है, तो एक भावना, देशभक्ति की भावना अपने अंदर जो है जागृत होती है। निश्चित रूप से सरकार का यह कदम अच्छा माना जाएगा। ठीक, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत, इसको तहत कर लीजिएगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या किया था, संशोधन किया था। इसे 2021-2022 में संशोधित किया गया।
संशोधन के पश्चात जनता को तिरंगा फहराने की अनुमति दिन और रात में दी गई है, अर्थात रात में तिरंगा वो लगा सकते हैं। ठीक है, और ध्वज की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये फैक्ट पूछ लेता है, कल भी हमने आपको ये प्रश्न कराया था अगर आपको याद होगा तो। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी हमने आपको कल बताया था और कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है ये पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। यह भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि पिंगली वेंकैया से संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। और इसके अलावा तिरंगे में स्थित चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं, ध्यान से इसको रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग आप लोग वीडियोस को देखते हैं प्लीज थोड़ा सा समय निकाल करके यार आप लोग उत्तर जरूर दिया करिए। इससे लगता है कि हाँ यार आप पढ़ रहे हो। और दिन भर आप लोग 24 घंटा फोन चलाते होगे, मैसेज तो दुनिया भर के करते होगे, पता कहां लंबे लंबे चौड़े चौड़े हाईवे के जितने मैसेज करते होगे, है ना, जिसको भी करना होता होगा। तो अगर वो मैसेज आप कर सकते हो, किसी से घंटे भर बात कर सकते हो, कहीं घूम सकते हो, कहीं कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय निकाल करके, इनफैक्ट कुछ सेकंड लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता होगा, इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर इसी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, आपने इसको ध्यान नहीं दिया और फिर अगर आपको ध्यान आ गया कि यार सर ने पूछा था, काश में पढ़ लेता, हो सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से आपका प्री रुक जाए। क्या कीजिएगा, हाथ पे हाथ धरे रखे रहोगे, सर पे हाथ रखोगे, हाय राम क्या हो गया। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा समय निकाल करके आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर किया करिएगा। इससे थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो बताना है आपको कि एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने उम्र जो है उसने क्या कर ली हो, इतने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कितने वर्ष की, 25 वर्ष की या 30 वर्ष की या 21 वर्ष की या 18 वर्ष की। अर्थात पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, प्रश्न आपसे पूछा है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। अधिकतर लोग गांवों से संबंधित होंगे और मुझे पता है कि उनको ये उत्तर पता होगा। तो देखते हैं कि आज गांव वाले जो लोग होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं कितना दमखम है उनके अंदर और देखते हैं कि वो लोग इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। और टिप्पणी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद पर लिखिए आपको पॉइंट्स, नीति आयोग क्या होता है और वित्त आयोग, ये तीनों पॉइंट्स हैं, इन पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है, अर्थात शॉर्ट नोट्स लिखना है। और आज आपका एस्से है, क्या मैंने आपको एस्से दिया था, एस्से का टॉपिक आज आपका है, इसको लिखिएगा आप लोग, सरोगेसी। सरोगेसी की महत्ता। ठीक, इस पे आपको क्या करना है, लिखना है एस्से, सरोगेसी की महत्ता। ठीक, इस पर आप लोग इससे लिखिएगा 600 या 700 वर्ड। अगर पीसेस तैयारी कर रहे होंगे तो 700 शब्दों में लिखिएगा, और ऊपर फोकस होंगे तो 600 शब्दों में लिखिएगा। और देखते हैं कि आप लोग इस पर लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, सरोगेसी आप इंटरनेट पर डालिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सरोगेसी, इसको लिख के आप लोग देखिएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, वो क्लासेस आप लोग देखा करिएगा। मेरी क्लासेस का शेड्यूल आपको ऑलरेडी मिल गया होगा, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेड्यूल पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा। मेरी क्लास भी देख सकते हैं, साथ ही साथ में जितनी क्लासेस आपकी होती हैं डिकोड पे, आप उन सभी को देखिएगा। निश्चित रूप से आपको, चाहे वो आरओ के अभ्यर्थी हो, चाहे पीसीएस के हो या कोई अदर स्टेट के हो, सभी को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेरी सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करिएगा, पढ़ाई करिएगा। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।